गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से कर लिया है। आज हम करेंगे आपका मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है, कैसे वो कंबाइन होते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम्स आपको पता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि किसी भी मैटर के कोई भी फॉर्म को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मैटर। चाहे मैटर आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, उन मैटर्स को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट चाहिए, जो सबसे छोटा पार्टिकल चाहिए, वो आपका एटम कहलाता है। ठीक है बेटा। तो एटम जो है आपके सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका एलिमेंट कैसा है। तो बेटा एटम सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, बट बात आती है कि अगर सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं तो वो कंबाइन क्यों करते हैं। तो बेटा एटम काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो एटम आपके सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। और जो कंबाइंड फॉर्म में आपका एटम होता है, यानी कि जब आपके एक से ज्यादा एटम साथ में कंबाइन होते हैं, तो वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, व्हेन सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे ऑलवेज फॉर्म मॉलिक्यूल। जब आपके एक ही तरीके के एटम कंबाइन हो रहे हो या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हो, तो वो हमेशा बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब कब आपके सेम एटम कंबाइन होंगे, कब आपके डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो आज के लेक्चर में हम करेंगे ब्रीफली। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास कोई आपकी ऐसे आयरन की रॉड है, ये मेरी आयरन की रॉड है, आयरन रॉड, आयरन एलिमेंट की रॉड है, यानी कि Fe एलिमेंट की रॉड है। आयरन का सिंबल होता है Fe। नेक्स्ट मेरे पास मान लो बेटा ये कॉपर का वायर है, ये मेरे पास कॉपर वायर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे पास मान लो एक कंटेनर है जिसमें मैंने ब्रोमीन वाटर डाला है, ब्रोमीन वाटर डाला है। ठीक है। ये आपके मेटर ही है। आयरन रॉड जो है सॉलिड फॉर्म होता है मेटर का, कॉपर वायर भी सॉलिड फॉर्म होता है, ब्रोमीन वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें बेटा बहुत सारे, अगर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद ये एटम की रॉड को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मुझे दिखा कि आयरन के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे एटम्स प्रेजेंट है, जो कि आपके किसके हैं, आयरन के एटम हैं। उसके बाद सेम मैंने कॉपर वायर को भी देखा, तो कॉपर वायर में भी ऐसे ही छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट थे, Cu एटम प्रेजेंट थे, कॉपर का सिंबल होता है Cu। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने ब्रोमीन वाटर को माइक्रोस्कोप से देखा और मैंने देखा कि ब्रोमीन वाटर में जो है एटम इस फॉर्म में प्रेजेंट है, दो दो का ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो एटम है कैसे है, ऐसे दो प्रेजेंट है, ये एक Br दूसरे Br के साथ कनेक्ट है। यानी कि क्यों कनेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया था एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, जब वो सिंगल फॉर्म में स्टेबल ना हो तो वो कंबाइन करके खुद को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोमीन वाटर में एटम जो है कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, बाकी आयरन रॉड में एटम सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर वायर में भी एटम जो है कॉपर का वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपका एटम जो है सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और कंबाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बेटा जब भी आपका एटम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो 2 के ग्रुप में हो, चाहे 3 के ग्रुप में हो, 4 के ग्रुप में हो, वो हमेशा कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन रॉड में आयरन एटम होते हैं, कॉपर वायर में कॉपर एटम होते हैं। कॉपर वायर किससे बना होता है, कॉपर एटम से बना होता है। और ब्रोमीन वाटर जो है उसमें ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
क्योंकि यहाँ पे एटम हम सिंगल एटम को कहते हैं, ठीक है। बट जब आपके एटम कंबाइन होते हैं तो वो एटम नहीं कहलाते, वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कैसे? जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कि सिंगल सेल आपका सेल कहलाता है, बट दो सेल जब आपस में, एक से ज्यादा सेल, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, सेल आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो बेटा सेम आपका यही कॉन्सेप्ट यहाँ केमिस्ट्री में है। जब भी किसी मैटर के फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में अगर आपका एटम प्रेजेंट है तो वो एटम कहलाएगा। बट अगर आपका एटम में, सॉरी, किसी भी मैटर में आपके एटम कंबाइन फॉर्म में है, 2 कंबाइन हो रहे हैं, 3 कंबाइन हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं वो एटम्स, ठीक है। एटम नहीं कहलाते, एटम आपका सिंगल एटम कहलाता है, बट जब एटम आपके कंबाइन हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है आपका 2 टाइप का होता है। मॉलिक्यूल 2 तरीके से बन सकता है, जब आपके सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं तब, और जब आपके डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं तब। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, ये आपका H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। H सिंबल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का H, मान लो ये आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे एटम्स प्रेजेंट है, और ये सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है बेटा। यानी कि क्या हुआ, ये सिंगल H क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप H कहीं पे भी लिखते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस एलिमेंट के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हमेशा सिंगल एटम की, 2 एटम की, 3 एटम की बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका एटम है किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 2 के ग्रुप में प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन है, यानी कि ये आपका क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी क्या है? आपके 2 ऑक्सीजन के एटम ऐसे कंबाइन है। O2 मींस सिंगल O रिप्रेजेंट करता है एक एटम। जब 2 लिखा है यानी कि 2 एटम है, और 2 एटम होंगे तो कंबाइन फॉर्म में होंगे, तो ये भी आपका क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट ये है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी कि एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 ना लिखा होता तो क्या होता? सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, बट यहाँ पे 2 लिखा है, दैट मीन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है, कंबाइन हुए साथ में। तो ये आपका क्या बना है? मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल कैसे है? जब आपके सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। जब आपके सेम एटम कंबाइन होते हैं तब भी मॉलिक्यूल बनता है, जब आपके डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तब भी मॉलिक्यूल बनता है। तो सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और डिफरेंट जब एटम आपके कंबाइन हो रहे हो मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट एटम से बना हो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और जब आपके मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हो, सेम टाइप के एटम से बना हो, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होते हैं? आपके 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम होते हैं, एक ही तरीके के एटम होते हैं, केमिकली कंबाइन, ठीक है। जब आपके एक ही तरीके के एटम्स, फॉर एग्जांपल चाहे सारे हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हो, चाहे सारे ऑक्सीजन एटम हो रहे हो, बट होने चाहिए सिमिलर एटम। तो जब आपके सिमिलर एटम कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका ये देखो O2 लिखा है, यानी कि ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट के ही 2 एटम है और किसी एलिमेंट के नहीं है, सेम टाइप के एटम है। क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम ले रहे हो तो चाहे आप 2 लो, चाहे उस एलिमेंट में से 3 एटम निकाल के लो, वो सारे एटम एक तरह के होंगे, तो ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट ये आपका H2 क्या है? ये भी आपका क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। यहाँ O3 आपका क्या है? O3 को हम ओजोन भी बोलते हैं। ये आपका क्या है बेटा? ओजोन कैसे बनता है, या मैं कहूँ O3 आपका कैसे बनता है? जब 3 ऑक्सीजन एटम ऐसे कंबाइन हो, यानी कि आप देख सकते हो तीनों एटम क्या है? सेम है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई और एलिमेंट का एटम नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ही एलिमेंट के एटम्स है, ठीक है। तो जब आपके एक तरीके के एटम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हो, वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ
एलिमेंट। अब नेक्स्ट जो बात आती है बेटा वो आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपकी क्या होती है, जब भी आपके एटॉमिसिटी नाम से ही पता चल रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एक तरीके के एटम कंबाइन हो रहे हैं वो कहलाता है एटॉमिसिटी, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो द नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। आप किसी भी मॉलिक्यूल को लो उस मॉलिक्यूल में कितने एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं वो आपका कहलाएगा एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल देखो O3 क्या है आपका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम हैं जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो कि एग्जांपल है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का। तो यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने सेम एटम कंबाइन हुए, तो कितने एटम कंबाइन हुए हैं, 3 एटम हैं। O3 आपका देखो अभी बताया था कि कब बनता है, जब 3 आपके एक जैसे ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं तब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। अगर हम फास्फोरस की बात करें P4, तो P4 आपका कब बनता है, जब आपके 4 फास्फोरस एटम ऐसे कंबाइन होते हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, यानी कि एटॉमिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ सेम एटम कंबाइन है, 4। तो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 4। नेक्स्ट अगर हम सल्फर 8 की बात करें बेटा, तो सल्फर 8 क्या है, वो भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपके 8 जिसमें आपके 8 एक जैसे सल्फर एटम्स कंबाइन है। ये सारे आपके क्या है, सल्फर है। यानी कि ये आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, किसका मॉलिक्यूल हुआ, सल्फर मॉलिक्यूल हुआ। और इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, कितने टाइप के सेम एटम कंबाइन है, इसमें 8 एटम, 8 सल्फर के एक ही जैसे एटम कंबाइन है। दैट्स व्हाई एटॉमिसिटी इसकी कितनी है, 8 है। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गया, वो मॉलिक्यूल जो कि एक ही तरीके के एटम से बन रहा हो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट वर्ड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल, मतलब एक ही एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, एक ही एलिमेंट के एटम्स यूज कर रहे हो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी आप कैसे देखते हो, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एक टाइप के, कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेम एटम कंबाइन इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल गिव इट्स एटॉमिसिटी, मतलब कितने एक जैसे एटम आपके कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं उतने एटम्स कहलाते हैं उसकी एटॉमिसिटी। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें मॉलिक्यूल की, तो नेक्स्ट आपका बेटा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखो तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आपका क्या कहता है, मैंने आपका क्या कहा था, जब आपका डिफरेंट टाइप का ऑफ एटम कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही मॉलिक्यूल की ये कहती है जब सेम या फिर डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तब आपका मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो जब आपके सेम एटम कंबाइन होंगे तो बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जब आपके डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे तब आपका बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है, इट हैज 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब आपके 2 या 2 से अधिक अलग अलग टाइप के एटम केमिकली कंबाइन हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखो HCl की बात करें तो आपका सिंगल एटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन का एक एटम। ये Cl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन एलिमेंट का क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H और Cl, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाया है। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को जहां एटम अलग अलग हो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें वाटर जो है आपका, वाटर कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो यहाँ क्या होता,
सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, यहाँ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट 2 है, यानी कि 2 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के एटम है, हाइड्रोजन दोनों सेम है बट ऑक्सीजन तो अलग टाइप का एटम आ गया। दैट मीन्स ये कैसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करते हैं बेटा, तो CO2 आपका कैसा बनता है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या है कि अलग अलग टाइप के एटम है, ये दोनों ऑक्सीजन तो सेम है बट तीसरा जो आपका दूसरा एटम आ रहा है कार्बन, वो इन दोनों का ऑक्सीजन से अलग होगा, इसीलिए क्या बना है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल बना है। और मॉलिक्यूल कैसा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात हुई मॉलिक्यूल्स की। फिर से कर लेते हैं, मॉलिक्यूल जो है कब बनता है, जब आपके सेम या डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं, आपकी हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जब आपके सेम एटम कंबाइन होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जब आपके डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा मॉलिक्यूलर मास की, तो जैसे हमने एटम्स का मास देखा था, एटम के मास को, जो आपका छोटा पार्टिकल होता है एटम, जिसको हम एटम बोलते हैं, उसका अगर हम मास नापे तो वो मास कहलाता है एटॉमिक मास। तो ऐसे ही जो आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 2 एटम के कॉम्बिनेशन से या 3 एटम के कॉम्बिनेशन से, वो कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूल। ठीक है, और उनका मास आप निकालोगे तो वो मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर बात करें बेटा, जैसे आप नॉर्मल एटॉमिक मास नहीं लेते हो, आप क्या प्रेफर करते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि आप एटॉमिक मास जो नॉर्मली आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे उसकी वैल्यू जो है डेसिमल्स में आ रही थी, बहुत छोटी आ रही थी, जिसको याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक और कंसेप्ट दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में आप लोग क्या कर रहे थे कि आप किसी भी एटम का किसी और एटम के रिलेशन में मास निकाल रहे थे, और वो किसके रिलेशन में निकाल रहे थे, कार्बन 12 के मास के रिलेशन में निकाल रहे थे। ठीक है, जिसके मास को हमने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास होता है 0.00001 होना चाहिए, जो कि आपका एटॉमिक मास होता है, उसकी बजाय हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 AMU आता है। तो 1 को याद करना इजी है एज कंपेयर टू 0.00001। ठीक है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, यानी कि किसी और एटम के रिलेशन में मास निकाला। जैसे आप खुद को कंपेयर करते हो कि आप उसके कंपेयर में, जैसे आप कहते हो, एक तो आप कहोगे कि मेरे अंदर 50 kg वेट है, ठीक है, और अगर आप दूसरे तरीके से कहो, आप ये भी कह सकते हो कि मेरे फ्रेंड के कंपेयर में मेरा वेट जो है 2 kg एक्स्ट्रा है। ठीक है, सिंपलीफाई फॉर्म कौन सा हुआ, 2 kg एक्स्ट्रा बताना। ठीक है, तो आपका क्या है, ऐसे ही हमने एटॉमिक मास भी रिलेशन में निकाला, किसी और के रिस्पेक्ट में निकाला है, और किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाला है। कार्बन एटम जिसका मास 12 AMU होता है, उसके रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहा था। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास हम लेते हैं बेटा, वो भी हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल अगर आप मास नॉर्मल एटॉमिक मास से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपका क्या होगा, मास भी इसी फॉर्म में आएगा 0.00 ऐसे करके, उसको लर्न करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम मॉलिक्यूल्स का मास भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, किसके रिलेशन में, कार्बन 12 की ही रिलेशन में मास निकालते हैं, जो कि आपका कहलाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर हम मास की बात करें, ये मॉलिक्यूलर मास जो लिखा है ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 क्या है आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कब बना, जब आपके 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए। तो अगर आपको इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो आपको अगर एक एटम का मास पता है तो आप इस मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। तो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU, तो 2 का कितना होगा, 2 AMU, तो इसका मास हुआ 2 AMU। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन आपका कब बन रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं साथ में।
ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम जब साथ में आपके कंबाइन होते हैं तब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि अगर आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास पता है तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, तो 2 ऑक्सीजन का मास ऑटोमेटिकली 32 AMU बन जाएगा। ठीक है, तो 32 AMU आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी लैब्स में, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप क्या तो ग्राम में मास नापो या AMU में मास नापो, ठीक है, आपके लैब्स में या मैं कहूँ सारी लैब्स में आपकी ग्राम के फॉर्म में मास नापने की मशीन गिवन होती है, रखी होती है, बट AMU की मशीन आप लोगों को नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए बेटर कन्वीनियंट कौन सा है, ग्राम में मास निकालना या AMU में मास निकालना? ठीक है, तो आपका मोर कन्वीनियंट मेथड है ग्राम में, क्योंकि AMU में मास निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट इजीली अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मल लैब्स में। इसीलिए हम मास जो है आपके स्कूल लैब्स में या नॉर्मल लैब्स में मास जो है हम ग्राम्स के फॉर्म में निकालते हैं। तो अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास हम AMU में निकालते हैं, कल के पिछले लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक मास भी हम AMU में निकालते हैं, उसकी यूनिट होती है AMU। तो अगर आपको AMU, मैं कहूँ AMU के बजाय अगर आप ग्राम यूज करोगे, क्योंकि ग्राम ज्यादा कन्वीनियंट है, नॉर्मली हम लैब्स में ग्राम ही यूज करते हैं, ग्राम वाली वेइंग मशीन ही यूज करते हैं, तब जो आप मास निकालोगे एटम का तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का मास जब आप ग्राम के टर्म में निकालोगे तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, देखो एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जितना एटॉमिक मास होता है अगर उसको हम ग्राम्स के टर्म में लिखेंगे तो वो आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम की बात करें, तो बेटा आपको पता है एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। कितना होता है, 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। तो अगर हमें इसे ग्राम में लिखना है मास तो आप लिख सकते हो 16 ग्राम, यानी कि यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली वैल्यू आपकी वही रहेगी, सिर्फ हमने यूनिट चेंज कर दी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। आपको कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ आप AMU की जगह ग्राम लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, GAM मीन्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो देखो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का निकाला था, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 2 AMU। तो अगर आपको ये कहा गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास निकालो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमने आप मॉलिक्यूल्स पढ़े आज। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े, उनका मास कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा। तो बेटा मैं आपको कहूंगी कि आप जो लेक्चर 4 है और लेक्चर जो 5 है उसको अच्छे से करो। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा बेस है। 9th जो है आपका, 9th में जो भी आपका केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं ये आपका बेस बना रहे हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो इमारत तो अपने आप गिर जाएगी। ठीक है, तो बेस बनाओ। अगर आपको ये 4th और 5th लेक्चर अगर आपने अच्छे से नहीं किया, अगर आप इसको स्किप करते हो तो आगे जितनी भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th बोर्ड की क्लास में, वहां पे आपको केमिकल रिएक्शन कभी भी समझ में नहीं आएगी और आप हमेशा केमिकल रिएक्शन से बचते फिरोगे। ठीक है, इसीलिए बेटा ये छोटा सा लेक्चर है, आपके 2 लेक्चर, 4th लेक्चर और 5th लेक्चर, इसको अच्छे से करो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई डाउट आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बट आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करो, तभी आप केमिकल रिएक्शन, हम स्टेप बाय स्टेप
जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन की तरफ जाने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही तो होती है। आप नए सब्सटेंस बना रहे हो केमिस्ट्री के थ्रू, तो वो रिएक्शन के थ्रू ही बनेंगे। तो जब तक आपको रिएक्शंस का बेस नहीं पता चलेगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, तो बेटा आप कभी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आई रियली एडवाइस यू कि आप 4th लेक्चर और 5th लेक्चर 2-3 बार अच्छे से देखो और अपने माइंड में ये कंसेप्ट अच्छे से फिट कर लो, अच्छे से फ्रीज कर लो, ताकि आपको आगे आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन आएंगी 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, जो भी आगे के चैप्टर्स में आएंगे उनको आप बहुत आसानी से लर्न कर लोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।